देश की में महंगाई की मार उस तबके पर ज़्यादा पड़ी है जो देश की आबादी का आधा हिस्सा है और कमाई के लिहाज से सबसे निचले पायदान पर, यानी कि सबसे गरीब लोग जो हैं देश के, उनको महंगाई ने सबसे ज़्यादा तंग किया। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि आबादी के निचले आधे तबके को अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान 40 बेसिस पॉइंट ज़्यादा महंगाई झेलनी पड़ी है और इस दौरान आबादी के निचले आधे तबके के लिए औसत महंगाई 7% से ऊपर 7.2% रही। इसके इतर अगर आप देखें तो सरकार, रिजर्व बैंक ये सब दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी महंगाई को सहनीय स्तर के नीचे रखा जाएगा। आप आंकड़ों में कुछ भी कहिए, कुछ भी बताइए, कुछ भी मानिए, लेकिन जो लगने वाली महंगाई है वो आम आदमी को भी ज़्यादा लगती है और उसमें भी सबसे ज़्यादा उन लोगों को प्रभावित कर रही है जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं। सर, सबसे ज़्यादा उन महंगाई के अंदर भी बहुत सारी महंगाइयाँ होती हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा महंगाई कौन सी प्रभावित करती है? हम लोग अक्सर चर्चा में इकोनॉमिक और मनी सेंट्रल में ये बराबर बताते रहे आपको कि महंगाई जिसको जैसे महसूस होती है या उसका अपना दुख होता है या उसका अपना असर होता है। और चूंकि महंगाई के भीतर कई सारी महंगाई होती है और हमको भारत की जिस जटिल महंगाई के भीतर से ये हमेशा समझ में आता है कि शहर के लोग जितनी महंगाई महसूस करते हैं, गाँव के लोग उतनी महंगाई शायद नहीं महसूस करते। पर पिछले 6 महीने में हमने बदलाव और देखा, ग्रामीण इलाकों में महंगाई की दर शहरी इलाकों से ज़्यादा रही। अब इसके बाद हम देखें खर्च और खपत के आधार पर महंगाई के नए आंकड़े हमारे सामने इंडिया रेटिंग्स लेकर आया है और इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि फूड और बेवरेजेस की महंगाई, खाने के सामानों की महंगाई ने भारत में निचले तबके की, जो आय के आधार पर सबसे निचला तबका 50% वो तबका है जो इनकम लेवल में सबसे नीचे आता है, उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और इसी महंगाई के कारण इनकी खपत और खर्च घटी है। अब यहाँ अगर आप पिछली खबर से तार जोड़ें, पिछली खबर में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे पैकेजिंग का कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए सामानों को बेचने के तौर तरीके बदल रहे हैं। यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि बाजार का एक बहुत बड़ा तबका, कंजम्पशन बाजार का, उपभोक्ता बाजार का एक बहुत बड़ा तबका, उसके लिए महंगाई सामान्य लोगों की तुलना में 40 से 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। यानी वो हमेशा 7%, 8% की महंगाई महसूस कर रहा है, जबकि सरकार के आंकड़ों में कभी वो 6.25%, कभी 6.10, 6.12, 6.15% दिखाई देती है। इनके लिए खाने पीने की चीज़ों की महंगाई सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है इन्हें और यही वो महंगाई है जिसे रिजर्व बैंक भी अब जिद्दी मानने लगा है। अगर आप दूध की महंगाई देखें, अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी देखें, स्पाइसेस देखें, मसाले देखें, तो इन्होंने पिछले 3 महीने 4 महीने में भारत में महंगाई के पूरे ढांचे को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। इस तबके को कोर इन्फ्लेशन उतना प्रभावित नहीं करती। कोर इन्फ्लेशन का मतलब जहां ऊर्जा और सर्विसेज की इन्फ्लेशन है, क्योंकि इसके अधिकांश बजट में, इसके अधिकांश एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीज़ों का है। सर, अगला महंगाई का दौर कैसी संभावनाएं हैं बाजार में? मेडिकल क्षेत्र से आएगा? हाँ, ये माना जा रहा है कि मेडिकल सेक्टर से एक नई इन्फ्लेशन आने वाली है। जो मेडिकल डायग्नोसिस कंपनियां हैं उनकी तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं कि वो अपनी सेवाओं की कीमतें बढ़ा सकती हैं। यानी अब आने वाले कुछ महीनों में अगर आप पैथोलॉजी पर टेस्ट कराने जाना चाहते हैं या ब्लड टेस्ट कराते हैं या स्कैन कराते हैं, इनकी दरें बढ़ सकती हैं। इस उद्योग की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि कोविड के पिछले 2 साल के दौरान कंपनियों के खर्चे भी बढ़े हैं, निवेश भी बढ़ा है और वो अपनी दरें नहीं बढ़ा पाई हैं। तो मेडिकल सर्विसेज में वैसे भी महंगाई है, दवाओं की कीमतों में, अस्पताल के पर्चे तो कोविड के दौरान ही महंगे हो गए थे, प्राइवेट डॉक्टर्स की फीस भी कोविड के दौरान बढ़ चुकी थी, लेकिन जो डायग्नोस्टिक का पार्ट था, जहाँ पैथोलॉजी का पार्ट था या लैब्स के खर्चों का हिस्सा था, उसमें भी अब बढ़ोतरी होने वाली इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। महंगाई का आंकड़ा जब अगले 2 महीने में शायद मेडिकल इन्फ्लेशन में भी, चिकित्सा की महंगाई में भी बढ़ोतरी को दिखाने लगेगा। और देखिए, महंगाई का दूसरा चेहरा ये है कि महंगाई भले ही उपभोक्ताओं की जेब को खाली कर रही हो, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है कि किसानों को, यानी कि जो बेचने आ रहे हैं सामान, उनको उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। ताज़ा उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो प्याज को ले सकते हैं। कृषि उपज मंडियों में प्याज की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। महाराष्ट्र की लासागांव मंडी, जो सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है प्याज के हिसाब से, 7 रुपये किलो के नीचे वहाँ भाव लुढ़क गया है। पिछले साल इस दौरान औसत भाव 25 रुपये प्रति किलो का था। सोचिए अब उस किसान के बारे में जिसने 25 रुपये का भाव देखकर फसल की होगी और जब वो आज बेचने जा रहा है तो 7 रुपये किलो भी उसको भाव नहीं मिल रहा है। कीमतों में गिरावट की वजह ज़्यादा प्रोडक्शन है। फरवरी में भी भाव टूट गया था। इस साल प्याज की उपज बढ़ने की संभावना से
बाजार में ये दबाव देखने को मिल रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, बैंकों से जुड़ी। आज फिर बैंक से जुड़ी हुई दो खबरें, आप भी देखिए शुरू से अंत तक कोई खबर ऐसी नहीं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सबके साथ दो दो खबरें जुड़ी हैं। बैंकों से जुड़ी पहली खबर यह है कि बैंकों ने लोन से जुड़े फ्रॉड की जानकारी रिजर्व बैंक को देने के लिए ज़्यादा समय मांगा है। पहले 7 दिन में ये जानकारी दी जाती थी आरबीआई को, अब बैंकों का कहना है कि इसे बढ़ाकर 1 महीना कर दीजिए, 1 महीने में हम ये जानकारी आपको देना चाहते हैं। सर, ये मांग की क्यों जा रही है? अब बैंकों का जो पूरा ढांचा है वो इतने क्विक फ्रॉड डिटेक्शन के लिए तैयार नहीं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं और इसीलिए बैंकों ने रिजर्व बैंक से कहा है कि वो फ्रॉड की सूचना के लिए उन्हें लंबा समय दे। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है इस पूरे घटनाक्रम में कि रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ महीनों में, अगर कहें आप 5-6 महीनों में, अपनी नियमों और प्रक्रियाओं में इतनी तेज़ी से बदलाव किया है कि बैंक उसके लिए अपने को तैयार करने में थोड़ी चुनौती महसूस कर रहे हैं। बैंकों का मानना है कि एक तो लोन फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग लेट से उनके पास आती है और दूसरी शायद बैंकों की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसमें बहुत सारी एजेंसियाँ और भी इन्वॉल्व होती हैं, बाहर से बहुत सारी एजेंसियाँ काम करती हैं और उनसे सूचना जुटाना इतनी जल्दी संभव नहीं होता है। बैंकों ने आरबीआई के साथ अपनी ताज़ी बैठक में ये मामला भी उठाया है और जो अभी एक मौजूदा फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक ने बना रखा है उस हिसाब से बैंकों को अपने जो क्लासिफाइड फ्रॉड अकाउंट्स हैं उनका पूरा डिस्क्लोज़र करना पड़ता है, उनकी जानकारी देनी पड़ती है। हम लोग इस बारे में एक बार चर्चा कर चुके हैं कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन बनाई है आरबीआई ने, एक सूचनाओं का केंद्रीय भंडार तैयार किया है जिस सूचनाओं के भंडार में ये सारी सूचनाएं भेजी जानी है ताकि सारे बैंकों को ये पता चल सके कि फ्रॉड कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है।